तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजी स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का फर्स्ट चैप्टर। हमारा क्या है? मैट्रिक्स यानी आव्यूह। ठीक, तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं उसके बारे में बात कर लेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि हमारा ये क्या है, रो है। ये रो यानी 3x3 का है। ये कॉलम होता है हमारा, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक, और ये रो है, पंक्ति और ये कॉलम। इसको समझने के लिए आप एक मान लीजिए पंक्ति की तरह बिछा हुआ है, ठीक, और एक कॉलम हमारा सीधा खड़ा रहता है, वो हमारा हो जाता है कॉलम। ठीक है ना? तो ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक, अब अगला हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखिए। सबसे पहला क्या है? कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह। ठीक, तो इसको देखिए, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए, यदि किसी आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो तो इसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, यानी पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, लेकिन कॉलम हमारा क्या रहेगा? एक ही रहेगा। देखिए, कॉलम तो एक ही है, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 पंक्तियां हैं। ठीक, तो यानी एक 3/1 क्रम का स्तंभ आव्यूह है। व्यापक रूप में ये बराबर JM×N क्रम का स्तंभ आव्यूह है। इसे स्तंभ सदिश भी कहते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से आप इसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, यानी एक स्तंभ है तो हम इसको स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ठीक, ये समझ गए आप लोग? चलिए अब अगला देख लेते हैं क्या है। देखिए, अगला हमारा है रो मैट्रिक्स। ठीक, यानी पंक्ति आव्यूह। ठीक, यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक, इसमें स्तंभों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, लेकिन पंक्ति क्या रहेगी? एक ही रहेगी। देखिए, पंक्ति तो एक ही है, लेकिन स्तंभ 1 2 3 यानी 1/3 के हैं। ठीक, क्रम को पंक्ति को आव्यूह है जिसमें एक पंक्ति तथा 3 स्तंभ हैं। व्यापक रूप में हम इसको इस क्रम का भी लिख सकते हैं। ठीक ना, कि रो वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक, ये दो टाइप हो गए हमारे मैट्रिक्स के। ठीक, चलिए अब अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला कौन कौन से टाइप हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। अगला हमारे टाइप्स जो हैं, तो अगला हमारा है क्षैतिज आव्यूह। ठीक, क्षैतिज आव्यूह देखिए, क्षैतिज आव्यूह में मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, यानी कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी और रो की संख्या कम होगी। देखिए, कॉलम 1 2 3 4 5 5 कॉलम है। ठीक, और रो 1 2 ही रो है। ठीक है ना? तो इसमें इसका मतलब क्या है? क्षैतिज आव्यूह में मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ रो कम होगा। ठीक, तो हमारा क्या कहलाएगा? हॉरिजेंटल। ठीक, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए, कॉलम संख्या बढ़ रही है, यानी क्षैतिज क्षैतिज की ओर तो बढ़ रहा है ना। देखिए, एक्स और वाई डायरेक्शन होता है, तो देखिए एक्स की डायरेक्शन में इसका ज़्यादा है। ठीक, वाई की ओर तो 2 ही है, लेकिन इस उधर ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज। ठीक, इसी प्रकार से अब अगला देख लीजिए, वर्टिकल। वर्टिकल मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रो ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ कॉलम कम होगा। देखिए, 1 2 3 यानी 1 2 3 नंबर ऑफ रो 3 है, लेकिन कॉलम 1 2 2 ही कॉलम है। ठीक, इसमें क्या है? ऊपर की ओर। ठीक, यानी ऊपर की ओर ज़्यादा है ना, 1 2 3। ठीक, तो इसमें वर्टिकल हो गया वाई डायरेक्शन में। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये तो बहुत सिंपल होता है कि देखिए, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, यानी वर्ग आव्यूह, यानी ऑर्डर क्रम। ये तो हम लिख सकते हैं इसको M या MN लिख सकते हैं। जो 2/2 का है इसको N या फिर M या NN लिख सकते हैं। ठीक, ये क्रम होता है, कोटि है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह।
यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव जीरो हैं। ये हमारा क्या है, मुख्य विकर्ण होता है। विकर्ण सेंटर वाला होता है, तो ये मुख्य हमारा विकर्ण है, ठीक है ना। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो हो जाएगा तब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। लेकिन ये जब जीरो नहीं है, बाकी सारे अवयव जीरो हैं, तो हमारा कहलाएगा विकर्ण आव्यूह। देखिए इसमें ये है विकर्ण के रूप में, ये मुख्य विकर्ण, इसका कोई संख्या है लेकिन अन्य सब जीरो जीरो हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह, ठीक है ना। फिर अगला हम देख लेते हैं स्केलर यानी अदिश अदिश आव्यूह, ठीक। देखिए जिस विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों यानी शून्य हो, शेष शून्य हो, मतलब जो जिस विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों और बाकी सब शून्य हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जैसे इसमें मुख्य विकर्ण आपने देखा था, ये चीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यदि एक यहाँ है तो एक यहाँ भी हो, एक यहाँ भी हो, तभी हमारा क्या कहलाएगा, अदिश। और बाकी सारे जीरो होने चाहिए। यदि यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 4, मुख्य विकर्ण सेम होना चाहिए। देखिए वही एग्जाम्पल में है 2/2 में 3 3 है, बाकी सब जीरो हैं। 3 सी बराबर देखिए क्या, ये मुख्य विकर्ण आव्यूह 4 4 है, ठीक, लेकिन बाकी सब जीरो, यानी सेम होना चाहिए। यदि सेम ये नहीं होता तो ये अदिश मैट्रिक्स नहीं कहलाता। यही सेम सेम है तो ये हमारा क्या है, अदिश मैट्रिक्स है, ठीक। ये चीज़ आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक। तो देखिए इकाई आव्यूह या फिर हम उसको क्या कहते हैं, तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए एक वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक तथा शेष सभी अवयव शून्य हों, इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि यानी इसका एक विकर्ण के रूप में, जो इसमें सेम संख्याएं कुछ भी हो सकती थी अदिश में, ठीक, लेकिन इसमें एक ही होना चाहिए, यूनिट यानी एक ही होना चाहिए विकर्ण के रूप में, तो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह। देखिए एग्जाम्पल में विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है, ये इसका मान क्या, 1 1 1 है। देखिए इसमें भी 1 1 है, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। यदि यहाँ पे कोई और संख्या होता, ठीक, तो ये इकाई आव्यूह नहीं कहलाता। 1 1 है तो ये हमारा इकाई आव्यूह हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर हम इसको और कह सकते हैं तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। इसी प्रकार से अब हम लोग अगला देखते हैं। चलिए अगर जो आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, जीरो और नल मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह के सारे तत्व या फिर अवयव, जो भी एलिमेंट होते हैं, शून्य हो तो इसे शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। इसे ओ से सूचित करते हैं या जीरो से सूचित करते हैं। वो नहीं, जीरो ही मान लीजिए, जीरो से सूचित करते हैं, ठीक। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो आप सब जीरो हैं तो उसको जीरो या फिर नल हम कहेंगे, इतना तो आप लोग सब जानते ही हैं, ठीक है ना। तो इस क्रम में फिर अगला देखते हैं हम लोग, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रेंगुलर मैट्रिक्स भी दो प्रकार के होते हैं, अपर एंड लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स यानी उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। देखिए यदि किसी त्रिभुजीय आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हो तो हमारा क्या कहलाएगा, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक। देखिए ये मुख्य विकर्ण है हमारा और उसके नीचे के अवयव जीरो हैं, ठीक है ना। इसी क्रम में आप लोग देखिए ये त्रिभुज बना भी रहा है, ऐसे त्रिभुज बना रहा है ना, और उसके नीचे के अवयव जीरो हैं, तो ये हमारा क्या लगेगा, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर त्रिभुज बन रहा है, नीचे जीरो है तो अपर हो गया, ठीक। अब इस प्रकार से नीचे वाला देख लीजिए, लोअर यानी निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो हमारा क्या कहलाएगा, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए मुख्य विकर्ण है, उसके ऊपर के सारे अवयव जीरो हैं। ये देखिए ये त्रिभुज है, नीचे यानी निम्न हो गया यानी लोअर हो गया, ठीक, और उसके ऊपर के जीरो हैं।
तो ये हमारा लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है ना, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स क्या हमारा। अगला हमारा है सब मैट्रिक्स यानी उप आव्यूह। उप आव्यूह के बारे में देखिए, किसी आव्यूह के कुछ रो या कुछ कॉलम या दोनों को छोड़ने से प्राप्त आव्यूह को हम क्या कहते हैं, उप आव्यूह कहते हैं। देखिए जैसे आव्यूह है, इसका यदि हम इतना छोड़ के लिख दें, यदि ये आव्यूह हमारा ए बराबर है, यदि हम इसका उप आव्यूह लिखना चाहें, या तो हम इसका एक कॉलम ही छोड़ दें पूरा, ठीक, या हम इसका एक पूरा रो छोड़ दें, तो हमारा क्या कहलाएगा, छोड़ के फिर हम लिख दें तो हमारा कहलाएगा सब मैट्रिक्स यानी उप आव्यूह। देखिए लिखा है ये डेफिनेशन, देखिए किसी आव्यूह के कुछ रो या कुछ कॉलम या दोनों को छोड़ने से प्राप्त आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। बस ये सिंपल सा है बिल्कुल। ठीक है ना, इसके देखिए जैसे छोड़ छोड़ के लिखा है, 1 5 2 6 ले लिया, बाकी सारे ये छोड़ दिया है, ठीक। फिर 3 4 7 8 ले लिया, इतना छोड़ दिया है, तो ये हमारा उप आव्यूह हो गया। फिर बाकी सब छोड़ दिया, रो कॉलम छोड़ दिया, 1 ले लिया है तो 1, ये उप आव्यूह हो गया। ठीक, इसी क्रम में हम लिख सकते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, अगला देखिए क्या है हमारा, इक्वल मैट्रिक्स, समान आव्यूह। दो आव्यूह समान कहे जाते हैं यदि वे समान क्रम के हैं, दोनों आव्यूह के संगत अवयव बराबर हों। ठीक, इसका मतलब समझिए कि वे समान क्रम के हों, यानी उनकी ऑर्डर क्या है, समान हो। 2x2 का है तो 2x2 होना चाहिए, दूसरा भी 3x3 का है तो दूसरा भी 3x3, 4x4, इस हिसाब से दोनों उनके क्रम समान होने चाहिए, ऑर्डर समान होने चाहिए। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दोनों अवयवों के संगत अवयव बराबर होने चाहिए। आव्यूह के, दोनों आव्यूह के मतलब संगत अवयव बराबर होने चाहिए। देखिए ये 1 1 होता है हमारा तो 1 है, ठीक, ये 1 2 होता है तो 1 2 भी 2 है, दोनों बराबर है। ठीक है ना, ये भी दोनों सेम होने चाहिए, संगत अवयव इनके सेम होने चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, समान आव्यूह कहलाता है, यानी ए बराबर बी हो गया। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, यानी परिवर्त आव्यूह। देखिए यदि किसी दिए गए आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। इसे हम ए की पावर टी या ए की पावर स्मॉल टी या ए की पावर डैश से सूचित करते हैं। ठीक, इसको समझिए आप, मतलब यदि हमारा ये कोई आव्यूह है, ठीक, यदि ये हमारा रो होता है, ये रो है ना, ये कॉलम होता है, रो को हम कॉलम में लिख दें और कॉलम को हम रो में लिख दें, जैसे 1 3 6 ऐसे है रो में, ठीक, और हम इसको इधर कॉलम में लिख दें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परिवर्त मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। देखिए 1 3 6 यहाँ रो में था तो हमने इसको परिवर्त इसका किया तो 1 3 6 इधर कॉलम में आ गया। पहले ऐसे पंक्ति में था, अब इसको हम नीचे की ओर लिख दिए कॉलम में। ठीक, 1 5 4 5 3 पहले रो में था, अब उसको हम कॉलम में लिख दिए। ठीक, 7 8 2 रो में था, हम उसको कॉलम में लिख दिए, रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है, सिमेट्रिक, साइमेट्रिक यानी सममित आव्यूह। चलिए देखते हैं हम इसको, इसमें क्या होता है। देखिए यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसके बराबर हो तो आव्यूह सममित कहलाता है, अर्थात यदि ए बराबर ए डैश हो तो ए सममित होगा। इसका मतलब है कि सममित, जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह हमको दे दिया, ठीक, और अब हम उसका क्या निकाल लें, ट्रांसपोज निकाल लें, यानी परिवर्त निकाल लें, ए डैश निकाल लें, वो भी उस आव्यूह के ही इक्वल आ जाए तो हमारा वो क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह कहलाएगा। ठीक है ना, ए बराबर ए डैश, हमारा ए आव्यूह था, हम उसका फिर ट्रांसपोज निकाल लेंगे इसका, तो उतना ही फिर आ जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह। देखिए ए बराबर इतना था, इसका हम ए डैश निकाले तो फिर हमारा इतना ही आ गया, ए के बराबर ही आ गया। ठीक, फिर ये जैसे देख लीजिए बी हमारा था मान, ए एच जी आव्यूह, जी बी एफ जी एफ सी ये था, फिर हम इसका बी डैश निकाले हैं। देखिए
ये आप भी हो गया। फिर इसका बी डैश यानी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए एच जी रो था, कॉलम में बदलेंगे, ठीक। एच बी एफ रो में था, कॉलम में बदल दिए। एच बी एफ जी एफ सी रो में था, यहाँ पे इसको हम कॉलम में बदल दिए। तो सेम तो बिल्कुल वही आ रहा है ना, बी के इक्वल में ही आ रहा है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा सममित आव्यूह, ठीक है ना। फिर अगला हम लोग देखते हैं विषम साइमेट्रिक आव्यूह, ठीक। अगला देखिए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह के लिए, ठीक, यदि किसी वर्ग आव्यूह के लिए ए बराबर माइनस ए डैश हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम सममित आव्यूह कहेंगे। मान लीजिए जैसे हमारा एक आव्यूह था, ठीक, ये हमारा एक आव्यूह है, जैसे ये हमारा एक आव्यूह है, जैसे ये हमारा एक आव्यूह है, ठीक, ये आव्यूह है। तो इसका देखिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे, नहीं ट्रांसपोज निकाल लिए, ठीक। तो जो निकाल लिए वो आ गया, ठीक। अब इसके आगे अगर जो हम माइनस से गुणा कर दें, ठीक, तब फिर ये ए के बराबर आ जाए। पहले तो हम जब निकालते थे सममित तब खाली जो है इसका परिवर्त निकाल लेते, तब ए के बराबर आ जाता, तब उसको सममित कहते। लेकिन विषम सममित में क्या होता है, ए बराबर माइनस ए डैश, जो आव्यूह दिया है उसका हम ए डैश तो निकाल लिए, यानी ट्रांसपोज परिवर्त तो निकाल लिए। फिर यदि हम उसमें माइनस से जब गुणा करते हैं तब जाके हमारा इस ए के बराबर आता है। देखिए सेम ए और माइनस ए डैश का सेम है, इसमें माइनस से हमने गुणा कर दिया, ए डैश निकालने के बाद उसमें माइनस से गुणा कर दिए, तब हमारा उसी आव्यूह के बराबर में आ जाता है। तो हमारा क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह, ठीक है ना। देखिए सेम तो है, ए और माइनस ए डैश वाला सेम है, 0 3 2 0 3 2 -3 0 5 -3 0 5 -2 -5 0 -2 -5 0, बिल्कुल सेम है, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। कोई भी आव्यूह दिया हो, जैसे ये आव्यूह था हमारा, इसका हम यदि मॉड निकालेंगे, मॉड निकालना हम आगे आपको बताएंगे या फिर आप जानते ही होंगे। मॉड निकालेंगे, यदि इसका मॉड निकालने पर हमको 0 प्राप्त होता है तो हमारा क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है ना। और वही चीज़ यदि हम उसका मॉड निकालते हैं, यदि 0 नहीं प्राप्त होता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैंने लांबिक या लंबकोणीय आव्यूह। यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तथा ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई है तो ए एक लांबिक आव्यूह है। देखिए इसमें समझिए, यहाँ पे तो आपको उतना बढ़िया से ना समझ में आ रहा हो तो, लेकिन जब अब आगे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तब उसमें आपका बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है ना। आगे क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन लगाएंगे तो। यहाँ देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसमें बस समझ लीजिए, फिर एक बार फार्मूला जैसे मतलब समझ जाएंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी लांबिक लंबकोणीय आव्यूह। यदि एक वर्ग आव्यूह हो तथा जब देखिए यदि कोई आव्यूह हमारा ए दिया है, ठीक, अब हम उसका ए डैश निकालेंगे, ए डैश आप जान ही गए परिवर्त होता है ट्रांसपोज, उसका निकालेंगे, ठीक। ए और ए डैश यानी दोनों का गुणा करेंगे, तब हमको यदि आई निकल जाता है, आई क्या होता है, वो होता है ना इकाई, आइडेंटिटी, ठीक। 1 1 1 0 0 0 इस प्रकार से जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वही तो आई होता है ना, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। उस प्रकार से यदि प्राप्त हो जाता तो हमारा क्या कहलाएगा, वो लांबिक हो जाएगा, ठीक। यदि ए और ए डैश की गुणा कर दें तो हमें आई मिल जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लंबकोणीय आव्यूह हो जाएगा। यदि आई के बराबर नहीं होगा तो लंबकोणीय नहीं होगा, ठीक। अगला देखिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यानी सम्मिश्र आव्यूह। यदि किसी आव्यूह के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हों तो वह सम्मिश्र आव्यूह है। देखिए सम्मिश्र संख्या होते हैं आई के रूप में, जो भी होता है वो सम्मिश्र संख्या कहलाता है, ठीक है। देखिए जो भी आव्यूह है इसका आई है, इसमें 2 + i 3 + 2i i 2 - i, इसमें सम्मिश्र संख्या है, ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक। वेरी सिंपल है ये सब। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्या है,
कॉन्जुगेट मैट्रिक्स यानी संयुग्मी आव्यूह। अतः आई के साथ जहाँ पर प्लस हो वहाँ पर माइनस तथा जहाँ पर माइनस हो वहाँ प्लस कर देते हैं तो हमारा वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, संयुग्मी आव्यूह हो जाएगा। देखिए जैसे ये हमारा आव्यूह है, यदि कहता है क्वेश्चन कि आप इसका संयुग्मी निकालिए, ठीक, तो जहाँ भी आई के साथ में प्लस होगा वहाँ पे माइनस। देखिए ये हमारा आव्यूह है, तो जहाँ भी आई के साथ ही खाली लेंगे, यदि कोई खाली संख्या है तो उसके साथ प्लस है तो उसके साथ माइनस नहीं लेंगे। यदि आई जहाँ पे है उसके साथ माइनस और प्लस का सिर्फ चेंज होता है, ये संख्या के साथ कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे मतलब आई है बस वहीं चेंज है। देखिए 2i है, माइनस का था प्लस का हो गया, आई है माइनस का था प्लस का हो गया, ठीक। और इसको हम निरूपित कैसे करते हैं, ए बार से करते हैं, ठीक है ना। देखिए वही चीज़ है, ये 3 से कोई मतलब, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस नहीं होगा। संख्या से कोई, जिसमें सिर्फ आई होगा वही चीज़ चेंज होगा, उसका ही साइन चेंज हो जाएगा। प्लस होगा माइनस, यानी देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है माइनस हो गया, ये हमारा संयुग्मी हो गया। बिल्कुल सिंपल है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये वेरी सिंपल है, ठीक। अब उसी में अगला देखिए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी सम्मिश्र आव्यूह। सम्मिश्र आव्यूह का जो है संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। देखिए कॉन्जुगेट सम्मिश्र ट्रांसपोज परिवर्त मैट्रिक्स यानी आव्यूह। सम्मिश्र आव्यूह ए के संयुग्मी आव्यूह ए बार के परिवर्त आव्यूह को हम क्या कहते हैं, ए का संयुग्मी परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे हम ए बार की पावर टी या ए थीटा या ए स्टार या ए बार डैश से सूचित करते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। तो जैसे मान लीजिए हमने ये सम्मिश्र हमारा आव्यूह हो गया, इसका हम क्या निकालेंगे, संयुग्मी निकालेंगे। संयुग्मी निकालने के बाद ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, बस सिंपल सा। संयुग्मी में क्या करते हैं, जहाँ आई के साथ माइनस होता है वहाँ प्लस कर देते हैं, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस कर। ये आव्यूह है तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, संयुग्मी निकाल लेते हैं। तो संयुग्मी को ए बार से निरूपित करते हैं, तो जहाँ भी आई प्लस में है वहाँ हमने माइनस कर दिया, आई प्लस में है वहाँ माइनस कर दिया, आई प्लस में है माइनस कर दिया, आई माइनस में है प्लस कर दिया, ठीक। ये चीज़ तो आप समझ गए। अब हमको इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो जो चीज़ रो में है उसको हम कॉलम में कर देंगे। तो 2 माइनस आई और 1 माइनस 6i रो में है, ठीक, ये रो में ही तो है, तो हम इसको कॉलम में करें। 2 माइनस आई 1 माइनस 6i, ये भी रो में है तो इसको हम कॉलम में कर दिए, ठीक। इस प्रकार से इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले तो हो गए। फिर अभी हम लोग आगे भी और फार्मूले जो इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। लेकिन अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक। ओके, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।